जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के विषय में। क्लास 11 चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक एज। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हम पहले जानेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व क्या है, मैप भी हम देखेंगे इससे रिलेटेड। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री, ये भी जानेंगे कि किन किन स्रोतों के माध्यम से हमें प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्टोन एज, पाषाण काल के विषय में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक एज के विषय में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वेयर फॉसिल फाउंड, महत्वपूर्ण शब्द के विषय में जानेंगे हम, जैसे कि आर्कियोलॉजी क्या है, फॉसिल्स क्या है। विभिन्न देशों में पाए गए पुरातात्विक साक्ष्य और अवशेषों के विषय में जानेंगे। स्पीसीज ऑफ प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन, और काल, इनका जो टाइम पीरियड है वो भी देखेंगे, और औजार और आविष्कार जो प्रीहिस्टोरिक मैन्स के हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है फॉसिल। जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले जो बहुत प्राचीन जीव होते हैं, मानव होते हैं या कोई भी वनस्पति, जिनके जो बहुत पुराने अवशेष हमें प्राप्त होते हैं चट्टानों के बीच में, चट्टानों की परतों में जो सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म किसी भी मृत जीव जंतुओं के जो किसी समय जीवित थे, उनके अवशेष होते हैं जो पत्थरों या चट्टानों के बीच में सुरक्षित पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स, और पृथ्वी पे जीवन का प्रारंभ लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले का माना जाता है। यह तो जान लिया कि फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है, लेकिन जीवाश्मों को कौन ढूंढ कर लाता है, कौन इसका पता लगाता है? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद जीवाश्मों का पता लगाते हैं। पुरातत्वविद हमारे पूर्वजों के दैनिक जीवन और उनके व्यवसायों पर प्रकाश डालने के लिए प्राचीन टीलों एवं खंडहरों के रूप में प्राचीन स्थलों की खुदाई करने को जिन विद्वानों ने एक विज्ञान का रूप दिया है, उन्हें ही हम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल यानी होता है प्री हिस्टोरिक एज, उसे प्राग इतिहास भी कहा जाता है। यह उस काल को कहा जाता है जब मानव लिखना नहीं सीखा था, किसी भी चीज का कोई लिखित वर्णन नहीं मिला है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पुरातत्व विभाग की स्थापना की कहानी कहाँ से शुरू हुई? 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में जो सबसे पहले इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस और इटली आदि देशों में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, और भारत में जो पुरातत्व विभाग था उसकी स्थापना का श्रेय हम लॉर्ड कर्जन को देते हैं, क्योंकि 1905 में उन्होंने ही पुरातत्व विभाग की भारत में स्थापना की थी। अब बात आती है कि हम इन सब पुरानी चीजों के विषय में, प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानेंगे कैसे। जो प्री हिस्टोरिक एज है, उसके विषय में जानने के लिए मुख्य कुछ साधन है, कुछ सोर्सेस है। तो सबसे पहला सोर्स है जीवाश्म, फॉसिल। जीवाश्म पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले प्राचीन जीवों एवं मानवों के अवशेष होते हैं जो चट्टानों पर पाए जाते हैं, और इन्हीं को जो पुरातत्वविद होते हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, वो खोज कर निकालते हैं, और इन्हीं से हम हमारे प्री हिस्टोरिक एज के विषय में जान पाते हैं। उसके बाद आता है हथियार व औजार। विश्व के विभिन्न स्थलों से खुदाई करने पर पुरातत्वविदों को अलग अलग प्रकार के उपकरण मिले हैं। ये उपकरण छोटे, बड़े, पॉलिश युक्त या बिना पॉलिश युक्त अलग अलग प्रकार के हैं। इन हथियारों व औजारों में भाले, बर्छी, छैनी, चाकू, हथौड़े व हस्त कुल्हाड़े आदि प्रमुख हैं, जैसा कि हम ये चित्र में देख सकते हैं। इतिहास की जानकारी का हमारा जो अगला साधन है वो है अस्थियां या कंकाल। विभिन्न स्थलों की खुदाई से हमें मनुष्यों की अस्थियां व पशुओं के कंकाल आदि प्राप्त हुए हैं।
मानव शास्त्रियों तथा चिकित्सा वैज्ञानिकों ने ये जो अस्थियां हमें प्राप्त हुई है, इनका अध्ययन करने के बाद आदि मानव की जो शारीरिक बनावट है, आयु है, रहन सहन है, उनकी जाति तथा उनके जो समय काल है, उसका निर्धारण किए हैं। इतिहास जानकारी के लिए हमारा अगला मुख्य साधन है चित्रकला के नमूने। पुरातत्वविदों को खोज करने पर विभिन्न प्रकार के चित्रकला के नमूने मिले हैं, जैसे कि ये विभिन्न स्थलों की गुफाओं आदि से प्राप्त हुए हैं। फ्रांस के नगर लास्को में स्थित गुफाओं में, स्पेन में स्थित अल्टामीरा एवं वेलेनाशिया की गुफाओं में सुअर, सांड, हाथी, भेड़िए, हिरण व गैंडे तथा भारत में भीमबेटका नामक स्थान से चित्र प्राप्त हुए हैं। कला क्षेत्र के विद्वानों ने इन चित्रों का अध्ययन करके आदि मानव और हमारे प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानने के लिए हमारे पास बहुत से साधन हैं, जिनके माध्यम से हम पुरातत्वविदों की द्वारा उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से जैसे कि पुराने काल के विषय में जान सकते हैं, जैसे मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन जिसे हम मृदभांड कहते हैं। मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहते हैं। उनके माध्यम से, मोहरों के माध्यम से हम जान सकते हैं इनके विषय में कि हमारे पूर्वज कैसे थे, किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन के विषय में। मनुष्य के विकास के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी 24 नवंबर 1859 को, जब चार्ल्स डार्विन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। इसमें 1250 प्रतियां थी, जो उसके प्रकाशन के दिन ही बिक गई। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद मानव के जीवन के क्रमिक विकास के जो अलग अलग पहलू हैं, उनके विषय में चार्ल्स डार्विन जी द्वारा लिखी गई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से बहुत सी पहलुओं के विषय में हमें पता चला। इस पुस्तक में उन्होंने दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले ही जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने जो वर्तमान स्वरूप है उस पर आए हैं। यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुवाई गोर्ज रिफ्ट घाटी का है, जो उन इलाकों में से एक है जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं। चित्र के बीच में पृथ्वी की भिन्न भिन्न जो सतह बनी है उन्हें देखिए। इनमें से हर सतह एक अलग भूवैज्ञानिक चरण को दर्शाती है। अब हम पुराकाल की मानव प्रजातियों के विषय में पढ़ेंगे। पुरातन काल की मानव प्रजातियों में प्राइमेट एक मुख्य प्रजातियां है। प्राइमेट का जो अर्थ है वो नर वानर होता है। इसके अंतर्गत बंदर, लंगूर, वनमानुष और उनके स्तनधारी जीव शामिल हैं। नर वानर या प्राइमेट का उद्भव लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। जीवाश्म तो हमें मिल गए, लेकिन हमें इनकी पुरातनता के विषय में जानने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है, जिनके माध्यम से वह वस्तु कितनी पुरानी है यह हम जान पाते हैं। इसमें जो सबसे मुख्य विधि है वो है C14 कार्बन 14 विधि, जिसे हम कार्बन 14 विधि के नाम से जानते हैं। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा कोई भी वस्तु की प्राचीनता को निर्धारित किया जाता है और उसी को हम कार्बन 14 तिथि निर्धारण प्रणाली कहते हैं। भौतिकी के अनुसार कोई भी वस्तु, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, वो किसी समय जीवित रहती थी जब उसमें कार्बन की मात्रा होती थी, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी कार्बन की मात्रा को खोते जाता है, कोई भी वस्तु हो, और उसी माध्यम से हम
वह वस्तु में कितनी कार्बन की मात्रा है इसका पता लगा करके कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग विधि से यह पता लगा सकते हैं कि वह वस्तु कितनी पुरानी है। लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह का उत्पन्न हुआ जिसे हम होमिनॉइड के नाम से जानते हैं। होमिनॉइड भी बंदरों की तरह ही दिखता है, लेकिन उससे कुछ भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों के मुकाबले बड़ा होता है। उनकी पूंछ नहीं होती और होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अलग होती है या अधिक लंबी होती है। बंदरों की तुलना में यह बड़े होते हैं। यह मुख्य बात है। यह बात याद रखने की है कि होमिनॉइड की पूंछ नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होमिनिड क्या होता है। होमिनिड क्या होता है? तो इनके मस्तिष्क का जो आकार है वह बड़ा होता है और इनके पास पैरों के बल खड़ा होने की क्षमता होती है होमिनिडों के पास, और ये 2 पैरों के बल चलते थे। इनके हाथों में विशेष क्षमता होती थी जिससे वे औजार और हथियार को बना सकते थे। होमिनिड। अब जीनस का संबंध किससे है? तो प्राणियों के वंश से जीनस का संबंध है। लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व होमिनॉइड का उद्भव हुआ जो प्राइमेट श्रेणी का एक उपसमूह हुआ। अब हम देखते हैं कि 64 लाख वर्ष पूर्व होमिनॉइड और होमिनिड का शाखाओं में विभाजन हुआ और उसके बाद फिर 56 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उद्भव हुआ। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या होता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की वह अवस्था होती है जिसमें वानर के लक्षण आदिम रूप में विद्यमान थे। और होमो क्या होता है? अब ये जो होमो जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है आदमी। होमो का अर्थ आदमी होता है, परंतु ये स्त्री व पुरुष दोनों के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं। अब होमो का अर्थ तो देख लिया हमने कि होमो का अर्थ आदमी होता है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ क्या है? ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस और बहुत से शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं जो प्रजातियों के नामकरण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द है यदि उसको हम देखें तो वो लातिनी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और एक और शब्द पिथिकस यानी कि वानर से बना है। लातिनी ऑस्ट्रल और यूनानी पिथिकस ये जो शब्द है इन भाषा से है। इसका जो अर्थ होगा वह होगा दक्षिणी वानर। होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता सीमित होना और उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता, इसके कारण क्षमता का अधिक ना होना, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता का अधिक ना होना, इन सभी कारणों के कारण ही यह नाम दिया गया है। मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है और ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए। इनमें वानर के बहुत से लक्षण मौजूद थे जैसे हमने पहले पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। इनके अंदर बहुत विशेषताएं भी मौजूद थी जैसे कि आगे के अंगों का लंबा होना, हाथों और पैरों की हड्डियों का मुड़ा हुआ होना तथा टखने की जोड़ों का घुमावदार होना। अब पूर्वी अफ्रीका की लेटोली और जो तंजानिया है उनसे प्राप्त पद चिन्हों, जीवाश्मों और हादर व इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म के विषय में पढ़कर जानकर पुरातत्वविदों को इनके विषय में ये सब जानकारी के विषय में ज्ञात हुआ है।
अब हम होमो प्रजाति के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। होमो का अर्थ जैसा कि हमने पहले पढ़ा आदमी होता है, और इसमें नर और जो स्त्री है, स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं इसमें। सो इसका जो पहला प्रकार है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का जो मुख्य विशेषता थी वो औजार बनाने वाला मानव था। दूसरा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चल सकता था। तीसरा है होमो सेपियंस, जिसे हम चिंतनशील या आधुनिक मानव कह सकते हैं। अब होमो हैबिलस प्रजाति के प्राचीनतम जीवाश्म 22 लाख वर्ष पूर्व के हैं, जो हमें इथियोपिया के ओमो और तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस प्रजाति, ये जो हमारी दूसरी प्रजाति है, होमो इरेक्टस प्रजाति की जो प्राचीनतम जीवाश्म है वह 18 लाख वर्ष पूर्व के हैं, और जो अफ्रीका और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में प्राप्त हुए हैं। इनके जीवाश्म अफ्रीका के जो मुख्य स्थान है वह केन्या अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा है हमारा कूबीफोरा। ये जो कूबीफोरा है उसके केन्या नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। वह जो पश्चिमी तुर्कान है और मोड़ा जावा के मोड़ जोकार्तो और संगीरन में पाए गए थे। जो होमो इरेक्टस प्रजाति एशिया में पाए गए जीवाश्म और अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म से बाद के हैं। जो एशिया में पाए गए हैं वह अफ्रीका से बाद में पाए गए हैं। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व तक विद्यमान रहीं। जो आधुनिक मानव है, जो हम अभी प्रेजेंट हैं, हम होमो सेपियंस प्रजाति के मानव हैं। ये लगभग 1,95,000 से लेकर 35,000 वर्ष पूर्व तक पाए गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम जो पुरातन काल के मानव की अगली प्रजाति है, मतलब हमारे जो 3rd नंबर का जो टॉपिक है प्रजाति वाला, हाइडेलबर्गेसिस और निएंडरथैलेसिस, ये प्रजाति के विषय में हम पढ़ेंगे। जो मानव वैज्ञानिकों ने बहुत सारे जीवाश्मों का नामकरण उस स्थान के नाम पे कर दिया है जहाँ पर जिस जगह पर वो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। सो हाइडेलबर्गेसिस और निएंडरथैलेसिस, इनके साथ भी यही हुआ। वैज्ञानिकों ने इनका नाम स्थान के नाम पर रख दिया। जैसे जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग से जो भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनका नाम हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने हाइडेलबर्गेसिस, होमो हाइडेलबर्गेसिस रख दिया। फिर जर्मनी की निएंडर घाटी से जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनको होमो निएंडरथैलेसिस कहा जाने लगा। ये दोनों प्रकार के जीवाश्म यूरोप में प्राप्त, जो यूरोप महाद्वीप है उसमें प्राप्त सबसे पुराने जीवाश्म हैं। हाइडेलबर्गेसिस मानव 8 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक के हैं। जो निएंडरथल मानव है, निएंडरथैलेसिस मानव, वह हाइडेलबर्गेसिस मानव से थोड़े बाद के हैं। वह 1,30,000 वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व के हैं, और यह यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में निवास करता था। कौन सा मानव? निएंडरथैलेसिस मानव, जो कि 35,000 वर्ष पूर्व, ये इम्पोर्टेंट है, 35,000 वर्ष पूर्व पश्चिमी यूरोप में यह विलुप्त हो गया। इस प्रजाति के मानव की जो खास बात थी वह थी कि होमो निएंडरथैलेसिस मानव था, उसकी जो नाक लंबी व चपटी होती थी, जबड़ा विशाल और माथा आगे की ओर झुका हुआ, जैसा कि हम ये चित्र में देख सकते हैं। होमो निएंडरथैलेसिस का ये चित्र है, इसमें हम देख सकते हैं कि यह जो मानव है बहुत ही अलग था। इन मानवों की तुलना में यह मानव थोड़ा अलग था। यह मानव औजारों का प्रयोग करता था और शवों को भी दफनाता था। क्रो-मैग्नन जो प्रजाति का मानव था वह भी उन्हीं मानवों में से एक है जिनका नाम उन स्थानों के नाम पर रख दिया गया, उन जगहों के नाम पर रख दिया गया जो प्लेसेस पर वह मानव के अवशेष मिले हैं। जैसे ये क्रो-मैग्नन जो मानव है वह फ्रांस के क्रो-मैग्नन नामक स्थान से
प्राप्त हुआ है। अब इनकी विशेषताएं हम देख सकते हैं। यह जो है होमो सेपियंस प्रजाति का मानव था, और इस प्रजाति के जो मानव थे उनके लोग लंबे होते थे, इनका माथा बड़ा और नाक पतली होती थी। यह मानव अच्छे औजारों का प्रयोग करता था। इस वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री इसके विषय में पढ़ चुका है कि किन किन सोर्सेस से हमें प्री हिस्ट्रिक पीरियड के विषय में जानकारी मिलती है। हमने स्टोन एज को नहीं पढ़ा है, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी जाने हैं, जैसे फॉसिल, प्राइमेट्स, और हमने स्पीसीज ऑफ प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन की स्पीसीज जैसे कि क्रोमैग्निन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमिनॉइड्स आदि के विषय में पढ़ा है। हम अभी अगले वीडियो में औजार और आविष्कार के विषय में भी जानेंगे, और जो हमारे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज है उसके विषय में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैप में भी यह देखेंगे कि किस स्थान में कौन से फॉसिल्स मिले हैं, और हम जो टू मेथड्स हैं ह्यूमन ओरिजिन के विषय में, जो टू मेथड्स प्रचलित हैं, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल, इसके विषय